नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित सेकेंड फेज के आरओ के टेस्ट पेपर नंबर 1 पे चर्चा करेंगे। बेसिकली टेस्ट नंबर 1 जो है समान अध्ययन और जो है जनवरी फरवरी 2023 के करंट अफेयर पे आधारित है, जिसके तहत हम लोग 140 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके विस्तार से एक्सप्लेनेशन पे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे नहीं के लिए पूछा गया है। तो पहला कथन है कि महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, किंतु संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है। और वहीं दूसरा कथन कह रहा है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो कूट को देखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे पहले का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, केवल पहला जो है गलत है कथन, क्योंकि जो है यहाँ कहा गया है कि जो है महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, किंतु संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार नहीं है। जबकि जो है महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों तथा संयुक्त बैठक में बिना मताधिकार बोलने और भाग लेने का अधिकार है। और जो है संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन जो है गलत है, तो ये इसलिए यहाँ पे नहीं के लिए पूछा गया है। तो पहला कथन सही हो जाएगा, जबकि दूसरा कथन जो है सही है। तो ये जो है सही है, क्योंकि इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और वह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है तथा भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो राज्यसभा के सभापति का दायित्व कौन निभाता है। तो यहाँ पे दूसरे का सही जवाब होगा बी ऑप्शन, राज्यसभा का उपसभापति निभाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इस दौरान जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में वह कार्य नहीं करता है, क्योंकि जो है राष्ट्रपति के त्यागपत्र, निष्कासन या मृत्यु की दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। इस दौरान जो है वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह जो है जो उपसभापति होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाए जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है प्रत्येक ग्राम सभा में केवल एक गांव शामिल होता है, जबकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो 24 अप्रैल 1993 को प्रवर्तित किया गया, इसके तहत ये व्यवस्था की गई कि पंचायती राज संस्थाओं तथा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है और ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा होगी और एक ग्राम सभा में कई गांव होंगे। तो यहाँ पे एक गांव की व्यवस्था नहीं है, कई गांवों की व्यवस्था की गई है। ये कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है कि इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति को सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार है। तो यहाँ पे देखा जाए तो चौथे का सही जवाब हो जाएगा। जो है सत्य के लिए पूछा गया है तो पहला जो है सही है, बाकी जो है दूसरा गलत है, क्योंकि जो है संविधान ने संसद को इसके सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। और इसके अलावा जो है कहा जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और जो है इनकी जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण नहीं किया जाता, बल्कि जो है संसद द्वारा किया जाता है।
तो इसलिए ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां नंबर क्वेश्चन है कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए 5वें को देखते हैं। तो 5वें में डी ऑप्शन जो है असत्य है कि राष्ट्रपति ऐसे विधायकों को जो है विधेयकों को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो है संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं और इन विधेयकों को केवल जो है मंत्री ही प्रस्तुत कर सकते हैं, इसलिए इन्हें सरकारी विधेयक भी कहा जाता है। और इन विधेयकों को जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा ये विधेयक पारित या अस्वीकृत किए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इन्हें पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इसके तहत देखा जाए तो जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया और इसके तहत देखा जाए तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो है 3 वर्ष का होता है या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले जो है पूरी हो रही हो उस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां। निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कथन है कि इसमें केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है और दूसरा कथन है कि ऐसी गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 7वें का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। केवल पहला इसमें सही है जबकि दूसरा गलत है, क्योंकि जो है देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 22 और खंड 3(7) में जो है निवारक निरोध का प्रावधान किया गया है, यानी प्रोविजन फॉर प्रिवेंशन डिटेंशन का जो है प्रोविज़न है और इसके तहत जो है निवारक निरोध में जो है गैर कानूनी कार्य को रोकने के लिए केवल शक के आधार पर किसी व्यक्ति को जो है निरुद्ध जो है किया जा सकता है। यह एक जो है निवारणात्मक कार्रवाई है जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकती है। ऐसी गिरफ्तारी के विरुद्ध व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है केवल एक कथन सही है, पहला वाला, तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन को नामित किए जाने की व्यवस्था समाप्त की गई है। तो ये जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है 25 फरवरी 2020 से ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब क्या होता है। यहाँ पे 9वें को देखते हैं। तब जो है क्या हो सकता है, उसे मत देने का अधिकार होगा और वह पीठासीन नहीं होगा, सिर्फ उसे मत देने का अधिकार होगा। और इसकी व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 93 में की गई है, जिसके तहत कहा गया है कि लोकसभा को अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है, लेकिन लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। जब अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा, किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में उसे मत देने का भी अधिकार होगा, परंतु मतों के बराबर होने की दशा में जो है मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लाया गया। तो ये अधिनियम जो है भूरिया समिति की सिफारिश पर 1996 में लाया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और जो सांसद थे दिलीप सिंह भूरिया,
इनकी अध्यक्षता में 1994 में इस समिति का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करके ये सुझाव देना कि पंचायती राज के प्रावधान इन क्षेत्रों पर किस प्रकार लागू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में निहित है? कौन सा प्रावधान जो है राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में जो है विद्यमान है? तो यहाँ पे 11वें का देखते हैं, जो है डी ऑप्शन, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए जो है समान वेतन संबंधी प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में विद्यमान है। और जो है देखा जाए तो इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 39 घ के तहत जो है किया गया है। इसके अलावा अन्य जो प्रावधान है, जैसे ए ऑप्शन में दे रखा है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 16 में मिलता है। और बी ऑप्शन में दे रखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इसका प्रावधान अनुच्छेद 21 में मिलता है। और सी ऑप्शन में है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, इसका प्रावधान अनुच्छेद 21 में मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। लेकिन जो है नागरिकों के लिए 3 प्रकार की है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन 5 प्रकार की स्वतंत्रता अलग से सुनिश्चित की गई है, जो इस प्रकार है कि विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की जो है स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत राज्य ऐसे किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों से असंगत है? तो इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 13 के तहत किया गया है। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा का कोई सदस्य दल बदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो यहाँ पे जो है इसका निर्णय राज्यसभा का जो है सभापति करता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। और दल बदल कानून को जो है देखा जाए तो 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया। और इसके तहत जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आते हैं, और अयोग्यता का निर्णय जो है लोकसभा में जो है अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा में सभापति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधान सभा की कुल सदस्य संख्या का कितना निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पे जो है 15% निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब है। अगर जो है विधानसभा की कम सदस्य संख्या वाले राज्यों में कम से कम 12 मंत्रियों का प्रावधान जो है भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो गलत के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन ही जो है इसमें गलत है, क्योंकि जो है इसमें जो है सदस्य कितने होते हैं, 30 होते हैं, लेकिन 22 का लिख रखा है, इसलिए ये जो है सही जवाब होगा। और प्राक्कलन समिति जो है संसद की जो है स्थायी समितियों में सबसे बड़ी है, और इसका गठन केवल जो है लोकसभा में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्वेश्चन है कि पहला बिंदु है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झ के अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। और दूसरा कथन है कि प्रथम राज्य वित्त आयोग 1994 में गठित किया गया। तो यहाँ पे देखा जाए दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी भी राज्य के विधान परिषद एवं विधानसभा में न्यूनतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो यहाँ पे देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा अधिक से अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्यों में से मिलकर बनी होगी। और संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या
उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु किसी विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम भी नहीं होगी। तो यहाँ पे देखा जाए सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किसके आदेश पर किया जाता है? तो इसका जो है गठन राष्ट्रपति के आदेश पर किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। हालांकि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जून 1955 में किया गया था और 55 में जो है बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और दूसरा कथन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में वर्णित है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हो जाता है? तो ये अधिकार जो है अनुच्छेद 250 के तहत प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद रखे जाने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव जो है सरकारी आयोग ने दिया था 1988 में। ये जो है केंद्र राज्य संबंधों के निर्धारण हेतु इस आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। कर्नाटका के प्रथम युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो ये कर्नाटका का प्रथम युद्ध जो है 1746 से 48 ईस्वी के मध्य जो है लड़ा गया था और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार मात्र था। और युद्ध की पहल जो है अंग्रेज़ों की तरफ से हुई थी और बार्नेट के नेतृत्व में जो है अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए थे और यूरोप में एक्सला चापेल की संधि जो है 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, जिसके कारण कर्नाटका का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया था। इसलिए यहाँ पे कहा जा सकता है कि बी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि जो है अंग्रेजी नौसेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जलपोतों को पकड़ लिया गया था, जिसके कारण जो है कर्नाटका का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक के समय दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? तो यहाँ पे देखा जाए शाह आलम द्वितीय के समय जो है दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इसीलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि जो है शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल जो है 1759 से 1806 ईस्वी तक था और इनका वास्तविक नाम जो था वो अली गौहर था। लेकिन जो है शाह आलम द्वितीय ने ही क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की और 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक इन्होंने जो है अंग्रेज़ों के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा। इसके अलावा शाह आलम द्वितीय के समय ही दिल्ली पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। यह अधिकार 1803 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन एक डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित कौन नहीं है, क्योंकि जो है डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी जो है बम्बई में जो है इसकी स्थापना हुई थी गांधी जी द्वारा सन 1932 में। ये जो है डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही जवाब है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर से संबंधित दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1920 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा की गई और 1924 में उन्होंने जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी। इसके अलावा 1927 में उन्होंने मराठी भाषा में बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया और इसी वर्ष उन्होंने हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए समाज समता संघ की स्थापना भी करी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित किया जाता है?
तो राष्ट्रीय आय में जो है अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27, भूमि विकास बैंक के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पहला कथन है कि भारत में सर्वप्रथम 1929 में नागपुर में स्थापित किया गया भूमि विकास बैंक, और दूसरा कथन है कि यह कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो 27 का सही जवाब है, ये भारत में जो है 1929 में जो है मद्रास में जो है स्थापित किया गया था, और यह कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो केवल जो है देखा जाए असत्य कथन जो है पहला है, क्योंकि यहाँ नागपुर नहीं मद्रास होना चाहिए, और सत्य कथन केवल जो है दूसरा है। तो यहाँ पे असत्य के लिए पूछा है तो ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति की दर एवं बेरोजगारी दर में व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखा जाए 28 का सही जवाब है, ये संबंध जो है कहा जा सकता है कि फिलिप्स वक्र दर्शाता है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही जवाब होगा। और वर्ष 1958 में जो है AWH फिलिप्स ने बेरोजगारी एवं मुद्रा मजदूरी दरों में परिवर्तन की दर के संबंध की व्याख्या करी, इसलिए इसको फिलिप्स वक्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में मुद्रा की पूर्ति हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली की शुरुआत कब से की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो है RBI द्वारा की गई थी, और इसकी शुरुआत जो है अक्टूबर 1957 में की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन तो कह रहा है कि इस नीति को 10 सितंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की गई, और इसका उद्देश्य जो है, दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य प्रदेश से कृषि निर्यात को वर्ष 2024 तक दोगुना करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन सही हो जाते हैं, इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, वह जनजाति जिसमें विवाह को बापला यानी बुपला कहा जाता है। तो वह जनजाति जो है कौन सी है, संथाल है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और बेसिकली जो है संथाल जनजाति जो है बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती है, और यह जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति से संबंधित जनजाति है, और इसमें विवाह को बापला कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो एक तरफ जनपद है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में चिन्हित उत्पाद है। तो प्रयागराज में कौन सा उत्पाद है, तो प्रयागराज में जो है मूंज उत्पादन है। तो यहाँ पे तीसरे से मिल जाएगा। बलिया में क्या है, बिंदी है, और जो है चंदौली में क्या है, जरी जरदोजी है, और मुजफ्फरनगर में गुड़ है। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा बी ऑप्शन। और एक जनपद एक उत्पाद योजना का शुभारंभ हुआ था 24 जनवरी 2018 को, और इसके तहत जो है सरकार का प्रयास यह है कि इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में उत्पाद विशेष से संबंधित छोटे, मध्यम और परंपरागत उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के क्रम में कम से अधिक के रूप में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कावेरी नदी, दूसरा है ताप्ती नदी, तीसरा है नर्मदा नदी, चौथा है महानदी। तो ताप्ती नदी का जो लंबाई है 724 है, और जो है कावेरी नदी जो है 800 किलोमीटर है, और नर्मदा नदी है 1312 किलोमीटर, और महानदी है 851 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखा जाए सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, वर्षा की बूंदों का मृदा की ऊपरी परतों पर प्रहार से मृदा कणों का पृथक्करण क्या कहलाता है। तो यह जो है कहलाता है अस्फाल अपर्दन कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा जो है मिट्टी का जल के साथ बह जाना क्या कहलाता है, परत अपर्दन कहलाता है।
इसके अलावा मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियों का बनना कहलाता है रिल अपर्दन, यानी जो है रिल इरोजन कहलाता है। इसके अलावा रिल अपर्दन की नालियों का बड़ा हो जाना कहलाता है जो है गली इरोजन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ITC-Z के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन है कि यह निम्न वायु दाब का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं तथा वायु ऊपर उठती है। दूसरा कथन है कि यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन जो है सत्य है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ना तो पहला ना तो दूसरा, क्योंकि दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि सूची फर्स्ट में कोयला क्षेत्र है और उससे संबंधित सूची सेकंड में राज्यों का जिक्र है। तो उमरसार कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। और जो है बाहुर जो है पौंडीचेरी में है, तो ये चौथे से मिल जाएगा। और बरकला जो है कहाँ पर है, केरल में है, तीसरे से मिल जाएगा। और कालाकोट जो है जम्मू कश्मीर में है, तो ये दूसरे से मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, गुलाबी कीट किस एक फसल से संबंधित कीट है। तो यहाँ पे 37 का सही जवाब है जो है गुलाबी कीट जो है कपास की फसल से संबंधित एक कीट है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यह कपास की फसल को बहुत नुकसान पहुँचाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन एक जो है कृषि के जो है ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे देखा जाए तो 38 का सही जवाब है डी ऑप्शन, पौध संरक्षण को जो है ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। डी ऑप्शन सही जवाब है। अब बात समझ लेते हैं ब्लू बॉक्स होता क्या है। तो कृषि क्षेत्र में दी गई ऐसी सब्सिडी जिनसे व्यापार में विकृति उत्पन्न होती है, जैसे कि बिजली, सिंचाई और उर्वरक प्रदान किया जाता है, जैसे मतलब यूरिया वगैरह, और बिजली की आपूर्ति की जाती है सरकार द्वारा, और सिंचाई के लिए मतलब की व्यवस्था की जाती है सरकार द्वारा। तो ये सब जो है ब्लू बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है। तो इसके तहत जो है देखा जाए जौनपुर जिला लाभान्वित नहीं होता है, क्योंकि जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है 341 किलोमीटर है और ये गाजीपुर से लखनऊ के मध्य विकसित किया गया है। और इसके तहत जो है लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ एवं गाजीपुर जिले आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यह जिला जो है कौन सा है, गोरखपुर की सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है। बाकी जो है नेपाल से 7 जिलों की सीमा लगती है, जो है महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है। तो यह जिला जो है कौन सा है, जो है सी ऑप्शन कानपुर नगर है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। और उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो है 67% है। और इसमें पुरुष साक्षरता दर जो है 73.3% है और महिला साक्षरता दर जो है 57.2% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह जो है प्रयागराज में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, शिवाजी के अष्टप्रधान में कौन एक राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। तो यहाँ पे देखा जाए सही जवाब है डी ऑप्शन, मजूमदार जो था वह लेखा जोखा रखता था। और जो है रामचंद्र पंत जो है शिवाजी के आमत्य थे। और पंडित राव जो थे वो धार्मिक मामलों में राजा का परामर्शदाता था। और इसके अलावा सरे नौबत
जो पद था वो था सेना की भर्ती, संगठन और जो है रसद आदि का प्रबंध करने वाला। इसके अलावा दाबीर का जिक्र है, तो दाबीर जो है राज्य का विदेश मंत्री होता था। अगला क्वेश्चन नंबर 44, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम उसका था अली गुरसफ नाम था उसका। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है 1296 में जलाउद्दीन की हत्या कर गद्दी पर बैठा था और इसने सिकंदरे सानी की उपाधि धारण की थी और इस नाम को सिक्कों पर उत्कीर्ण भी करवाया था इसने बाजार पर नियंत्रण रखने के लिए दीवाने रियासत तथा जो है सहना ए मंडी नामक नवीन अधिकारी नियुक्त किए तथा दीवाने मुस्त खराज नामक नवीन विभाग की स्थापना भी करी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, तारीखे सुबुक्तगीन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक जो है अबुल फजल बैहाकी है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। और इस पुस्तक के माध्यम से सुबुक्तगीन के परिवार के एक जो है अप्राप्त इतिहास का कुछ अंश प्राप्त होता है इस पुस्तक के माध्यम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पहला कथन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों एवं कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। इसके अलावा दूसरा कथन कह रहा है कि खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है गुप्त काल से संबंधित हैं? पहला है कि मंदिर निर्माण कला का प्रारंभ हुआ गुप्त काल में। दूसरा कथन है कि पुराणों की वर्तमान रूप में रचना हुई। तीसरा कथन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना हुई। तो सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है तीनों ही कथन सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है? तो यहाँ पे कहा जाए तो महाविभास सूत्र जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है और इसके रचनाकार वसुमित्र थे। यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे दीवाने को ही जो है कृषि विभाग से संबंधित था। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है और जिसका संस्थापक जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। और जो है अन्य जो विभाग है ऑप्शन में दे रखे हैं उनकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अकबर द्वारा चलाई गई झरोखा दर्शन एवं तुलादान की प्रथा को बंद करवा दिया? तो ये मुगल शासक औरंगजेब थे जिन्होंने अकबर द्वारा चलाई गई झरोखा दर्शन एवं तुलादान की प्रथा को बंद करवाया। और औरंगजेब ने 1658 से 1707 ईस्वी तक शासन किया और इसको जो है जिंदा पीर के रूप में भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर के तुलु शासक कृष्णदेव राय की उपाधि नहीं थी? चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो कृष्णदेव राय ने जो है आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह और यवन राज स्थापनाचार्य आदि उपाधियां धारण की, लेकिन जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि बुक्का प्रथम ने ग्रहण की थी जो विजयनगर का संगम वंशी शासक था। इसलिए जो है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक जो है उपाधि जो है किसकी थी? विजयनगर के जो शासक हुए बुक्का प्रथम उनकी उपाधि थी। इसलिए ये डी ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन एकमात्र चिश्ती संत अविवाहित थे? तो यहाँ पे देखा जाए तो शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्तिया संप्रदाय के सबसे लोकप्रिय संत थे। इनका जन्म जो है 1236 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। यह बाबा फरीद के शिष्य हुआ करते थे और वे एकमात्र चिश्ती संत थे जो अविवाहित थे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। तो यहाँ पे जो है 53 का सही जवाब क्या होगा?
53 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन। महादेव रनाडे को जो है पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनके द्वारा वर्ष 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ 1857 की क्रांति का केंद्र है, दूसरी तरफ दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है सी ऑप्शन यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि फैजाबाद में जो है हडसन नहीं, कैंपवेल जो नाम का अधिकारी था, दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था, इसलिए ये मिलान गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि मिर्जा गुलाम अहमद ने वर्ष 1889 ईस्वी में जो है अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी, और दूसरा कथन है कि अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है कहा गया है असत्य कथन का चुनाव करें, तो दोनों ही कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, कोई भी असत्य नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। नेटिव मैरिज एक्ट में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया गया था। यह एक्ट किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था। तो यहाँ पे देखा जाए तो नेटिव मैरिज एक्ट में जो है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन मिला, और यह एक्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में पारित हुआ। यह एक्ट जो है वर्ष 1872 में पारित किया गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा जाता है। तो यहाँ पे अभिकथन में दे रखा है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक का दृष्टिकोण समाचार पत्रों के प्रति उदार था, और इसका कारण है कि बेंटिंक को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है, क्योंकि जो है चार्ल्स मिटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, और मिटकॉफ ने जो है लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू किया था, ना कि बेंटिंक ने। तो यहाँ पे जो है बेंटिंक द्वारा जो है समाचार पत्रों का उसको मुक्तिदाता नहीं कहा जाता, जबकि जो है चार्ल्स मिटकॉफ को कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करना है, और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है 58 में कि जो है मद्रास का संस्थापक कौन था। तो फ्रांसिस डे थे, तो ये जो है चौथे से मिल जाएगा, और जो है तो इस प्रकार से ए और बी गलत हो गया। और अगला है बम्बई का संस्थापक कौन था। तो यहाँ संस्थापक था गेराल्ड ओंगियर थे, तो यहाँ पे जो है दूसरे से मिल जाएगा, तो ये भी गलत हो जाता है, डी सही हो जाता है। और सी का पौंडीचेरी का प्रथम गवर्नर कौन था। तो ये था फ्रैंको मार्टिन थे, तो ये तीसरे से मिल जाएगा। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नोक, तो ये पहले से मिल जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी चार्ल्स वुड कमेटी की अनुशंसा नहीं थी। तो यहाँ पे देखा जाए भारतीयों को आंग्ल भाषा में शिक्षा की वकालत मैकाले समिति ने की थी, और इसके अलावा अन्य सभी सिफारिशें जो है चार्ल्स वुड कमेटी के संबंध में सही है, जो चार्ल्स वुड कमेटी द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। पोर्टो-नोवा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि यह मराठों एवं अंग्रेजों के मध्य वर्ष 1781 में लड़ा गया था, और दूसरा कथन है कि इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है जनरल आयरकूट ने किया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो 60 का सही जवाब है बी ऑप्शन, केवल दूसरा कथन जो है सही है और पहला गलत है, क्योंकि पोर्टो-नोवा का युद्ध जो है हैदर अली एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ था, ना कि मराठों और अंग्रेजों के मध्य, और यह 1781 में लड़ा गया था, और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है जनरल आयरकूट ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की थी। तो 16 अगस्त 1946 को जो है सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की थी, और लीग की इस कार्यवाही का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे
फैलाना था। तो इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। 62 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन बेरुबारी वाद में जो है ये कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। हालांकि भारतीय संविधान की उद्देशिका का स्रोत जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को जो है 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया। और ये बताती है, प्रस्तावना ये बताती है कि हमारे संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है तथा संविधान निर्माताओं ने किन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संविधान की रचना एवं इनकी प्राप्ति किस दर्शन एवं मूल्यों पर आधारित की है। लेकिन जो है बेरुबारीवाद जो 1960 में हुआ, इसमें उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, जबकि केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में हुआ, उसमें उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। राज्यसभा में विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन की प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। तो यह प्रणाली जो है कहाँ से ली गई है, यह आयरलैंड के संविधान से ली गई है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और राज्यसभा में 12 सदस्य जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा एवं सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव रखते हैं, उनको जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन है, दूसरा कारण है। तो देखना है, अभिकथन कह रहा है कि भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण है। इसका कारण दे रखा है कि इसमें संशोधन की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे 64 का सही जवाब है सी ऑप्शन। पहला तो सही है लेकिन आर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो है केसी वियर के अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है और इसमें कुछ उपबंध आसानी से किंतु कुछ उपबंध कठिनाई से संशोधित किए जाते हैं, जिसके कारण इसे नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण माना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। 65 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तो इसका प्रावधान जो है 65 का सही जवाब है अनुच्छेद 9 के तहत। हालांकि भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान करता है और भारत में ब्रिटेन की समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 9 के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। हालांकि अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति भी प्रदान की गई है। अगला है क्वेश्चन नंबर 66। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना जो है मौलिक कर्तव्य नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का में 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसके तहत जो है कहा गया कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसका संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना इत्यादि मूल कर्तव्यों में शामिल है। जबकि राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना अनुच्छेद 49 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या प्रोविजन है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ पर्वत है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित सर्वोच्च बिंदु हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी जो है सही सुमेलित है, तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। रोन डेल्टा तथा लायंस की खाड़ी में चलने वाली ठंडी हवा को क्या कहा जाता है। तो इसको जो है मिस्ट्रल कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70।
साधारणतया ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। तो ये जो है कहाँ पाया जाता है, यह जो है परजीवी किस्म का पौधा है जो साधारणतः तंबाकू के खेत में पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो है विश्व के शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय भागों में लगभग 150 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। श्वेत नील तथा ब्लू नील नदियां अफ्रीका महाद्वीप के किस स्थान पर मिलकर संयुक्त रूप से नील नदी के नाम से प्रभावित होती हैं? तो यहाँ पे जो है सही जवाब है ए ऑप्शन खार्तूम यानी सूडान। तो ये जो है नील नदी जो है संसार की सबसे लंबी नदी है और इसकी एक शाखा जो है ब्लू नील टाना झील से निकलती है तथा एक शाखा श्वेत नील जो विक्टोरिया झील से निकलती है। इसके अलावा जो कहा जा सकता है कि श्वेत नील एवं ब्लू नील नदियां जो है अफ्रीका महाद्वीप के जो है खार्तूम जो सूडान में पड़ता है पर मिलकर संयुक्त रूप से नील नदी के नाम से जो है प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर टायर बनाने का केंद्र एक्रोन कहाँ स्थित है? तो ये जो है यूएसए में स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है दूसरा कारण है। तो अभिकथन में दे रखा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती है। इसका कारण दे रखा है कि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। विषुवतीय जलवायु प्रदेश में सदाबहार वर्षा वनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है क्योंकि पहला कथन है कि इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। दूसरा कथन है कि इस प्रदेश में वर्ष भर जो है संवहनीय वर्षा होती है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे भी दोनों कथन सही है। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक जो है जापान में निवास करती है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है एनु जनजाति जो है जापान में है और इनुइट जो है कनाडा में और नार्डिक जो है स्कैंडिनेविया में है और जो है जुलू जो है दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ घास की भूमियां हैं, दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति है। तो सेलवास जो है कहाँ पर है? सेलवास जो है कहाँ पर है? अमेजन घाटी और जो है लानोस जो है कहाँ पर है? अर्जेंटीना एवं उरुग्वे नहीं, वेनेजुएला के सवाना घास भूमि में पाए जाते हैं लानोस। और जो है पंपास जो है अर्जेंटीना एवं उरुग्वे की शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियाँ हैं। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन सिलवास जो है अमेजन घाटी के भूमध्य रेखी वर्षा वनों में पाई जाती है सिलवास घास की भूमियाँ, इसलिए ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 77। बामपोरस जलसंधि कहाँ पर है? तो ये जो है उससे संबंधित बताना है। तो ये जो है बामपोरस जलसंधि जो है इस्तांबुल और जो है अनातोलिया प्रायद्वीप जो तुर्की में पड़ता है उसको अलग करती है तथा काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है सी ऑप्शन सही जवाब है क्योंकि जो है ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान कौन सी नहीं है? तो 78 का सही जवाब है सी ऑप्शन ग्रेनाइट, क्योंकि जो है ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है और इसके अलावा शेष सभी जो है रूपांतरित चट्टानें हैं। क्योंकि जो है चूना पत्थर से संगमरमर, बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट तथा स्लेट से शिस्ट का निर्माण होता है, इसलिए कहा जा सकता है कि रूपांतरित चट्टानें जो है कौन कौन सी है? क्वार्टजाइट, संगमरमर और शिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा एक सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए माना जाता है उत्कृष्ट स्थान? तो यहाँ पे कहा जाता है दाची गाम जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, ये सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। वर्ष 1912 ईस्वी में
गन्ना प्रजनन संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई? तो ये इसकी स्थापना कोयम्बटूर में हुई। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 81, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रमुख जो है पश्चिमी विक्षोभ। डी ऑप्शन सही जवाब है। जबकि जो है तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में उत्तर पूर्व मानसून के कारण शीतकाल में वर्षा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदियों का जिक्र है। तो यहाँ पे 82 का सही जवाब है कि अमृत धारा जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ राज्य में जो है हसदो या हसदेव नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन जो है सही सुमेलित नहीं है, यहाँ महानदी नहीं होगा, यहाँ पर हसदेव नदी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक जो है हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो यहाँ पे देखा जाता है दूध गंगा नदी जो है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र तथा उत्तराखंड राज्यों में बहती है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही जवाब है, ये हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। बाकी व्यास, चिनाब, रावी, सतलज एवं यमुना हिमाचल से होकर बहने वाली नदियाँ हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, विदर्भ के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह जो है दक्कन का पठार जो है पड़ता है, वो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह पठार ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है, इसे पूर्वी भाग में विदर्भ कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक की सीमा समुद्र से नहीं लगती है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 9 राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु की सीमा समुद्र से लगती है, लेकिन तेलंगाना की सीमा समुद्र से नहीं लगती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक जो है देश हीरा भंडारण मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो ये जो है हीरा भंडारण के लिए रूस शीर्ष स्थान पर है। इसके पश्चात जो है बोत्सवाना और कांगो देश आते हैं। रूस का हीरा उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, कोचीन बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोचीन बंदरगाह के संबंध में लगभग सभी कथन सत्य हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। क्योंकि जो है ये केरल राज्य में स्थित है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है और यह लैगून पर स्थित है, ये भी सही है, और यह भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड भी है। तो तीनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि डी में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य नागालैंड है, जबकि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जिसका ग्रामीण जो है 831 और शहरी 829 लिंगानुपात है। इसलिए जो है ये जो है सही सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखा जाए 89 में सभी सही सुमेलित है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो 90 में देखा जाए सत्य नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सत्य नहीं है, क्योंकि रतौंधी एक आनुवंशिक रोग है, ये असत्य नहीं है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा संभव है, और दूसरा कथन है कि जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। तो यहाँ पे सत्य कथनों का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए 91 का सही जवाब है, दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे 92 का सही जवाब होगा ए ऑप्शन, जड़त्व का उदाहरण है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन है कि गॉस निम्नलिखित में से किस एक का मात्रक है? तो गॉस किसका मात्रक है? तो ये जो है चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा लेंस की शक्ति का मात्रक है, डायोप्टर है, और जो है रेडियो एक्टिवता का जो है मात्रक है, क्यूरी होता है,
और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है पृथ्वी के पलायन वेग का मान क्या होता है। तो पृथ्वी के पलायन वेग का मान जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और पलायन वेग वह वेग है जो न्यूनतम वेग होता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर पिंड जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, उसे ही पलायन वेग कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु में पाया जाने वाला मौलिक कण नहीं है। तो परमाणु में जो है ड्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। इसके अलावा जो है परमाणु में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है कि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन जब समुद्री मैंग्रोव और आर्द्र पारितंत्रों की वनस्पतियों के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है तो इन पारितंत्रों में उपस्थित कार्बन क्या कहलाता है। तो तब जो है उपस्थित कार्बन कहलाता है ब्लू कार्बन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। 97 नंबर क्वेश्चन है कि पायरोलुसाइड किसका अयस्क है। तो पायरोलुसाइड जो है मैग्नीज का अयस्क है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह जो है मैग्नीज का डाई ऑक्साइड होता है और इसका उपयोग जो है स्टील के निर्माण एवं ड्राई सेल में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति के नष्ट होने से है। तो यहाँ पे देखा जाए सूंघने की शक्ति के नष्ट होने से है जो है एनोसीमिया। एनोसीमिया का मतलब है जो है सूंघने की शक्ति का नष्ट हो जाना। इसके तहत कहा जा सकता है कि गंध की शक्ति का आंशिक या पूर्ण अभाव होता है, यह किसी बीमारी या अन्य कारणों से भी हो जाता है। इसके अलावा जो है आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तापमान पर जो है पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। निम्नलिखित में से किस तापमान पर जो है पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे। तो ऐसा जो है पैमाना होगा -40 डिग्री जो है सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है कथन, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो है मवेशियों में होने वाला मुंह पका रोग का कारण क्या होता है, जीवाणु, ये लिखा है, जबकि इसका कारण क्या होता है, विषाणु होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से एक तंत्रिका संबंधी रोग है। तो यहाँ पे जो है मिनी माता जो है तंत्रिका संबंधी रोग है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। जबकि कुष्ठ रोग जो है एक संक्रामक बीमारी है और थैलीसीमिया जो है आनुवंशिक रोग है और पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन नंबर 102। यकृत उत्सर्जन में महत्वपूर्ण सहयोग कैसे देता है। तो यकृत जो है आवश्यकता से अधिक अम्लों के नाइट्रोजनीय पदार्थों को यूरिया में परिवर्तित करके तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करके उत्सर्जन में महत्वपूर्ण सहयोग देता है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। दंतवल्यक निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है। तो यह जो है किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन जो है भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को सुधारने में सहायक है। तो यहाँ पे जो है भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को सुधारने में सहायक है जो है ये तीनों ही जो है ऑप्शन सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। ए की वर्तमान आयु बी से आधी है, 20 वर्ष बाद बी की आयु ए की आयु की 1.5 गुनी हो जाती है। तो ए की आयु कितनी होगी। तो मान लेते हैं कि ए की आयु कितनी हो गई x, तो बी की आयु हो जाएगी
2x। अब 20 वर्ष बाद जो है बी की आयु कितनी हो जाएगी, बी की आयु हो जाएगी 3/2 गुणे 20। बीस वर्ष बाद ए की आयु, तो यहाँ पे जो है 2x प्लस 20 3/2 x प्लस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा जो है क्या आएगा, x इक्वल टू 20 आ जाएगा, यानी 20 वर्ष आ जाएगा। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। यदि x की पावर -1 को x -1 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। तो यहाँ पे जो है माइनस का 1/x हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। एक वृत्त की त्रिज्या 200% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो 200% बढ़ा दी जाए तो यहाँ पे जो है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो 200% बढ़ाई जाए तो r प्लस r का जो है 200%, तो r प्लस 2r इक्वल टू 3r हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए पाई गुणे 3r², तो हो कितना हो जाएगा 9πr², यही होगा। तो 9πr² माइनस πr² इक्वल टू 8πr। तो इसका जो है गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से गुणा करेंगे 800 आ जाएगा। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। यदि x इक्वल टू 3 तो x की पावर 3 माइनस x की पावर 2 माइनस x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे जो है तो x जो है 3 है, तो 3 की पावर 3 माइनस 3 स्क्वायर माइनस x, तो यहाँ 9 हो जाएगा। 9 सॉरी यहाँ पे जो है 27 हो जाएगा। 27 माइनस 9 माइनस 3, तो क्या आएगा 15 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। यदि ए का अर्थ है प्लस और बी का अर्थ है घटाव, सी का अर्थ है भाग, डी का अर्थ है गुणा, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है हो जाएगा 18 प्लस 12 6 गुणे 2 माइनस 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 18 प्लस 2 गुणे 2 माइनस 5, और यहाँ पे आ जाएगा 18 प्लस 4 माइनस 5, तो कितना आएगा 17 आ जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। श्रेणी 0, 4, 18, 100 में लुप्त संख्या क्या होगी। तो इसमें यही है कि 0 की पावर 2 प्लस गुणे 0 इक्वल टू 0, और जो है फिर अगला 2 का स्क्वायर करते हैं, गुणे 1, यहाँ 1 बढ़ा तो यहाँ 4 हो जाएगा। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो 180 सही आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। कौन सा अक्षर दूसरे समूह से भिन्न है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो है पहला, तीसरा और पांचवा, तो इसमें कितना प्लस हो रहा है, +2 +2। ऐसे इसमें भी है 6, 8, 10, इसमें भी +2 का अंतर निकल रहा है, लेकिन इसमें नहीं निकल रहा,
इसमें जो है के बाद एल आ रहा है, +1 का निकल रहा है, +2 का निकल रहा है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112वां। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर और फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। आरंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है? तो यहाँ पे देखा जाए तो वह जो है 12 किलोमीटर जो है उत्तर की ओर चला दक्षिण से, फिर वह जो है 15 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर चला, इसके पश्चात जो है 15 किलोमीटर जो है पूर्व की ओर चलने के बाद जो है पश्चिम की ओर चला, और फिर वह जो है 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। तो इस प्रकार से यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? क्या होगा? ए ऑप्शन, 6 किलोमीटर जो है अपने स्थल से दूरी होगी उसकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है। निम्न लुप्त अक्षर क्या है? निम्न में जो है लुप्त अक्षर क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए बी, सी और जी है। तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे जो है बी पे जी को प्लस करेंगे तो +5 का, और जी का एल से करेंगे तो +5 का, और यहाँ पे जो है एल में जो है +5 करेंगे तो यहाँ पे क्यू का। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है। निम्नलिखित दो आकृतियों में से एक आकृति में दिए गए संख्याओं के पैटर्न के अनुसार दूसरी आकृति में लुप्त संख्या प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे 114 में क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए 5 दे रखा है, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस जो है 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्या आएगा? 28 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो 8 का स्क्वायर प्लस जो है 4 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या की जाए? 8 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 है, तो आएगा 2। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। यदि डेट को कोडित किया जाए तो ये होगा, तो कम को कोड क्या होगा? कम का कोड क्या होगा? तो डेट में देखा जाए तो वर्णमाला के सीधे क्रम में देखा जाए तो कम जो है ये उल्टे क्रम में वो पढ़ रहा है, तो कम को जो है उल्टे क्रम में लिखेंगे तो एक्स, एल एंड वी होगा। तो ये जो है बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है। एक दीवार घड़ी को 5 बजे 5 बार घंटी बजाने में 5 मिनट का समय लगता है, तो उसी गति से 9 बजे 9 बार घंटी बजाने में उसे कितना समय लगेगा? तो उसे 9 मिनट का समय लगेगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है। निम्न श्रृंखला में एक्स का मान क्या होगा? तो यहाँ पे जो है दे रखा है 2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5 होगा, तो जो है यहाँ पे 16 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस जो है 10 होगा, तो यहाँ पे 31 हो जाएगा। 16/31। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है। वर्ष 1960 के दशक में प्रारंभ हुई हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य जो है पादप फसल कौन सा था? तो यहाँ पे देखा जाए ए ऑप्शन सही है, मैक्सिकन गेहूं था। यहाँ पे 118 का सही जवाब ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम पारित हुआ था, तो ये जो है 2006 में पारित हुआ था। बी ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 120। 120 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो यहाँ पे विटामिन डी नहीं प्राप्त किया जा सकता, ये जो है सूर्य की किरणों से प्राप्त किया जाता है, यद्यपि इसकी अल्प मात्रा जो है
यकृत, अंडे की जर्दी आदि में पाई जाती है। यह अच्छे आहार से प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित चराई देव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने का प्रस्ताव यूनेस्को भेजा गया? तो ये जो है चराई देव मैदान जो है कहाँ पर है? ये जो है असम राज्य में है। बी ऑप्शन सही जवाब है। और इसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजा गया है। और असम का चराई देव मैदान जो है आहोम वंश से संबंधित है। जो असम का आहोम वंश था उससे संबंधित है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। जनवरी 2023 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन स्थित किस गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया? तो यहाँ पे सही जवाब है मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया जनवरी 2023 में। और ये जो है 27 जनवरी 2023 को इसका नामकरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 26वीं राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन हुबली, धारवाड़, कर्नाटक में किया गया। और जो है दूसरा कथन है कि इस महोत्सव की विषय वस्तु सशक्त युवा, सशक्त भारत थी। तो यहाँ पे जो है 123 का सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन। केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। एक 123 का जो है इसका जो है थीम क्या था? विकसित युवा और विकसित भारत था, जिसमें ये क्वेश्चन में गलत दे रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124। फरवरी 2023 में सेमीकंडक्टर की स्थिर आपूर्ति को सुनिश्चित करने में सहयोग करने के लिए चिप 4 गठबंधन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस चिप 4 गठबंधन के सदस्य देश कौन से थे? तो इसमें जो है जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और ताइवान थे। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इसमें तीसरे नंबर का देश भारत नहीं था इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज दिल्ली दौसा लालसोट खंड को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसकी लंबाई आपको बताना है कितनी है? तो ये 246 किलोमीटर है। और यह जो है निर्माण के बाद भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 1386 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य बन गया? तो यह जो है राज्य जो है झुग्गी मुक्त बना है ओडिशा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित भारतीय मूल के व्यक्तियों में से किस एक को जनवरी 2023 में अमेरिका के रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र में प्रधान उपनिदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है भारतीय मूल के नीरव डी साय को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। और डॉक्टर साय जो है महामारी रोग विशेषज्ञ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। जनवरी 2023 में लुइसियाना यूएस में आयोजित मिस यूनिवर्स 2022 प्रतियोगिता में किस देश की जो है आरवानी गैब्रियल को यह खिताब प्रदान किया गया है? तो यहाँ पे सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका की है वो, जिनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। फरवरी 2023 में निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में से कौन सा एक जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो यह जो है ब्राज़ील है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। फरवरी 2023 में जियो लोकेशन टेक्नोलॉजीज़ टॉम के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में ड्राइव करने के लिए सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो इसके तहत जो है सबसे धीमा शहर लंदन है। डी ऑप्शन सही जवाब है। और भारत का बेंगलुरु शहर इस इंडेक्स में द्वितीय स्थान पर है। आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 131। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2023 में विश्व के सबसे लंबे रिवर क्रूज
MV विलास को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह क्रूज चलाया गया है किसके मध्य चलाया गया है ये आपको बताना है। यह जो है वाराणसी एवं डिब्रूगढ़ के मध्य चलाया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह क्रूज वाराणसी से अपनी यात्रा प्रारंभ करके भारत एवं बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ असम पहुँचेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। फरवरी 2023 में किस भारतीय महिला जिम्नास्ट को अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ जो है हाइजेनमाइन के सेवन के कारण 21 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है 132 का सही जवाब है सी ऑप्शन, दीपा करमारकर को जो है प्रतिबंधित किया गया इस पदार्थ के सेवन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 8वें ICC महिला T20 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो इसकी विजेता टीम जो है ऑस्ट्रेलिया रही है। इसने जो है इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 2023 का आयोजन किया गया। इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी मुख्य विषय वस्तु थी जो है इन्वेस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जनवरी 2023 में वरुण 2023 वायु सैन्याभ्यास का आयोजन भारत एवं फ्रांस के मध्य किया गया। दूसरा है कि इसका आयोजन स्थल जो है हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में था। तो यहाँ पे देखा जाए 135 का सही जवाब है। दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। जनवरी 2023 में यूरोपीय संघ द्वारा किस देश में अपने पहले मुख्य भूमि सैटेलाइट लॉन्च स्थल परिसर का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे देखा जाए तो 136 का सही जवाब है ए ऑप्शन, किरूना स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जो है बस्ती शहर में किया गया। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 138। फरवरी 2023 में के विश्वनाथ का निधन हो गया। वह किससे संबंधित थे? वे किससे संबंधित थे? तो वे जो है एक दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित निर्माता और निर्देशक थे। वे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित थे। तो यहाँ पे कहा जा सकता है वह एक प्रतिष्ठित निर्माता और निर्देशक थे। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा ए ऑप्शन, सिनेमा जगत से वे जुड़े हुए थे। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। फरवरी 2023 में आयोजित धर्म गार्जियन 2023 भारत एवं किस देश के मध्य एक सैन्य अभ्यास था? तो यह अभ्यास जो है भारत और जापान के मध्य किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। और जो है ये जापान के सीगा शहर में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 और आज का अंतिम क्वेश्चन। फरवरी 2023 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई में निधन हो गया। वे किस एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित थे? यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, एमाइलॉइडोसिस से जो है वे पीड़ित थे। यह एक दुर्लभ बीमारी थी। यह एक अत्यंत दुर्लभ बीमारी है। यह शरीर के विभिन्न ऊतकों में प्रोटीन के रूपों के असमान जमाव का कारण बनता है इस बीमारी के कारण। तो यहाँ पे जो है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।